हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज की जो पहली चर्चा होगी वो धारा वो जो है धारा जो है 1 से 3 तक का पूरा क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इस भारतीय न्याय संहिता में जो प्रारंभिक टॉपिक है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अपराध का परिचय, अपराध का स्वरूप क्या है और इसकी अनिवार्यताएं क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, प्रारंभ और प्रयोज्यता क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएस के प्रवर्तन की तिथि है? तो इसका जो सही उत्तर है 1 जुलाई 2024। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी तिथि है जिस दिन बीएनएस को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है? 25 दिसंबर 2023 को। बीएनएस की धारा एक संबंधित है। बीएनएस की धारा एक संबंधित है। ये संबंधित है संहिता का शीर्षक और प्रवर्तन से संबंधित है। बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है जिनका विचारण भारत के भीतर किया जा सकता है? धारा 1 सब क्लास 4। बीएनएस की कौन सी धारा संहिता के क्षेत्रातीत परिवर्तन का प्रावधान करती है? 1.5। क्या बीएनएस भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध पर लागू होती है? तो उसका उत्तर है हाँ। ए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। ए, जो भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अभियोजित किया जा सकता है और हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। कहाँ पर? युगांडा में या केवल उस देश में मृतक जहाँ का नागरिक था? उपरोक्त में से किसी एक, या दिल्ली में? तो दिल्ली में। बीएनएस के प्रावधान किसी द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं। भारत के बाहर किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति पर, व्यक्ति जो 21 वर्ष से ऊपर हो, व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक रहा का हो, भारत का कोई भी नागरिक भारत के बाहर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर। ये उत्तर हो गया। का, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। का जो भारत का नागरिक है वह इंग्लैंड में हत्या कर देता है, उसे इंदौर में पाया और गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस पर कहाँ विचारण किया जा सकता है? तो इंदौर में जहां उसे पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। का जो एक स्पेनी नागरिक है, पेरिस में निवास कर रहा था, उसने एक अपराध किए जाने को उकसाया और परिणाम स्वरूप भारत में किया, तो वह ऑप्शन 1 देखेंगे उत्तरदायी है, क्योंकि अपराध भारत में किया है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को पढ़ें। भारतीय न्यायालयों के पास किसी भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध पर विचारण करने की अधिकारिता है? दूसरा, भारतीय न्यायालयों के पास किसी विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध पर विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। एक तो सही है यहाँ पर, लेकिन दूसरा गलत है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये एक तो अगला देखेंगे, अपराध के तत्व क्या होते हैं। किसी अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं। किसी अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं एक्टस रियस एंड मेंस री।
एक्टस रियल मीन्स री एंड मोटिव, ये तो नहीं है, ऑप्शन ए है इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? हेतु, आशय जरूरी होता है, प्रतिषिद्ध कृत्य जरूरी होता है, कृत्य के लिए दंड जरूरी होता है। हेतु मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता अपराध का एक अनिवार्य तत्व है? अपराध का एक अनिवार्य जो तत्व है वो एक्टस रियस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, एक्टस रियस जो है मानवीय आचरण का वह परिणाम है जिसे मानवीय अपराध का वह परिणाम है जिसे, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, जिसे विधि प्रतिषिद्ध करना चाहता है, यह परिभाषा दी गई है, केनी के द्वारा दी गई। केवल, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5वां, केवल कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन दोषी ना हो, उसका मन दोषी ना हो। तो सामान्य आशय से, सामूहिक दायित्व से या दोषपूर्ण आशय से, तो ये तो दोनों तो नहीं रहा। अपराध में दोषी मन स्थित होना चाहिए। अपराध है व्यक्तिगत अपकार है नहीं, लोक अपकार है, यही जो सबके बीच में गलत नजर आए वो अपराध हो गया। नागरिक अपकार है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यदि एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेंस सिट री आपराधिक विधि का एक प्रमुख सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? मन स्थिति किसी अपराध का एक आवश्यक तत्व है और मन स्थिति के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है, ये गलत है। भारतीय विधि के तहत आपराधिक दायित्व हमेशा आपराधिक मन स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। अपराध का गठन करने के लिए एक्टस री और मेंस रिया दोनों होना चाहिए, ये सही है। अपराध गठन के लिए एक्टस रिया हमेशा आवश्यक नहीं होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेंस रिया संबंधित है? एक्टस नॉन फैसिट रियस निसी मेंस सिट रिया, ये संबंधित है, बाकी ये तीनों नहीं है। अपराध के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, अपराध के लिए आपराधिक कार्य और दुराशय होना चाहिए। आपराधिक कार्य, दुराशय एवं आशय, ये नहीं। आपराधिक कार्य, दुराशय एवं ज्ञान, ये भी नहीं। ज्ञान, आशय तथा कार्यवाही, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत आपराधिक मन स्थिति मेंस रिय से संबंधित है? प्राग दोष मुक्ति तथा पूर्ण दोष सिद्धि, नहीं। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। कानून के बिना कोई भी अपराध, कानून के बिना कोई सजा नहीं। एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरे कार्य नहीं है। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस का अर्थ है कार्य स्वयं ही किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसकी ऐसा करने की मंशा नहीं है, ये नहीं है। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य किसी भी तरह से मेरा कार्य नहीं है, ये राइट आंसर हो गया।
अपराध का गठन करने हेतु मंशा का कार्य दोनों को अवश्य मेल खाना चाहिए, नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आपराधिक विधि के आधारभूत सिद्धांत बिना विधि के कोई अपराध अथवा सजा नहीं। नल्लम क्रीमन नल्ला पॉइंट साइन लेंगे का अर्थ है पुरोगामी दंडात्मक विधि के बिना किसी भी अपराध अथवा दंड का अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये राइट आंसर है। जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए व्यक्ति निरपराध माना जाता है, गलत है। विधि की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं होता है। किसी अपराध के गठन के लिए कार्रवाई के साथ अपराध मंशा का होना आवश्यक है। एक कार्य को दंडनीय होने के लिए इसे नैतिक रूप से दोषपूर्ण होना चाहिए। इसे आवश्यक ही एक पाप होना चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड डेनिंग के द्वारा किया गया है। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन का अर्थ होता है अभियुक्त की दोष मुक्ति, अभियुक्त की रिहाई, अभियुक्त की दोष सिद्धि, अभियुक्त का दंडित किया जाना, अभियुक्त का दंडित किया जाना। तो इसका जो है अभियुक्त दोष सिद्धि होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसका केवल मन दोषी ना हो। तो अभियुक्त की ओर से कार्य या अवैध लोभ उसे आपराधिक विधि के तहत उत्तरदायी बनाते हैं। अपराध के पीछे हेतु से जुड़ा केवल दोषी मन ही अभियुक्त को आपराधिक विधि के तहत उत्तरदायी बनाता है। अभियुक्त का दोषी मन और दोषी मन को कार्य रूप में लाने की इच्छा अभियुक्त को आपराधिक विधि के तहत उत्तरदायी बनाने के पर्याप्त है। कोई भी कार्य तब तक आपराधिक नहीं होता है जब तक कि उसका मन उसके साथ दोषी मन भी ना हो। ये उत्तर है। यह इंग्लैंड की विधि से भी पुराना सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक उसका मन दोषी ना हो। लॉर्ड आर.बी. गर ने कहा था। आर बनाम अलीडे। मेंस रिया क्या है? मेंस रिया एक दोषी मन है। साबित तथ्य नहीं है, विधि निर्माता भाषा नहीं है, मस्तिष्क मापन नहीं है। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन टेस्ट एक्टस से क्या तात्पर्य है? कि कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय ऐसा ना हो। ये नहीं है। मेरे द्वारा मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य बिल्कुल भी मेरे कार्य का नहीं है। ये उत्तर है। आशय और कार्य दोनों अपराध नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक्टस रियस का भाग नहीं है? तो आचरण का परिणाम ये भाग है, ये भाग है। परिस्थितियों जो विधि द्वारा निर्दिष्ट है ये भी भाग है। आचरण ये भी भाग है। आचरण का विचार ये नहीं है। आपराधिक दायित्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत सबसे कम सुसंगत है। आपराधिक दायित्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत सबसे कम सुसंगत है। सुसंगत है हेतु के लिए। आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत नल्लम क्राइमेन नल्ला पॉइंट सिन लेग का तात्पर्य है दंड या कोई भी अपराध पहले से मौजूद दंडिक विधि के बिना मौजूद नहीं हो सकता है। ये सही है। किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के निर्दोष माना जाता है नहीं। विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। किसी अपराध को घटित करने के लिए किसी कार्य के साथ आपराधिक आशय होना नहीं है। किसी लोक विधि के निषेध या आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या लोप अपराध है। विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और साथ ही समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो अपराध कहलाता है। इसे स्टीफन ने कहा है। क्वी फैसिट पर एल्यूमिनियम पर से आपराधिक दायित्व के निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक सार है संयुक्त आपराधिक दायित्व या प्रतिनिधिक दायित्व।
या कारपोरेट आपराधिक दायित्व या कठोर दायित्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रातिनिधिक दायित्व। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के चरण का सही क्रम है। अपराध के जो चरण है उसका सही क्रम है, सबसे पहले आशय होना जरूरी है, फिर तैयारी होना यानी आशय इंटेंशन पहले हो, फिर उसकी तैयारी करो, फिर एफर्ट कर प्रयास करो, फिर मर गया तो सफलता, नहीं मरा तो भी सफलता, चोट तो पहुंचा ही दी, अपराध तो कर ही लिए हो। इसका उत्तर बी है, ऑप्शन बी। अब देखेंगे धारा 2। धारा 2 देखेंगे, बीएनएस की निम्नलिखित में कौन सी धारा कार्य यानी कि शब्द के को परिभाषित कार्य यानी शब्द को परिभाषित करती है। धारा 2 जो है परिभाषित कर धारा 2(1) को। बीएनएस की धारा 2 सब क्लास 3 के अनुसार बालक का जो अर्थ है वह कितने वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। 18 वर्ष से। 18 वर्ष से कम है तो बालक वर्ग में परिभाषित किया गया। बीएनएस के अंतर्गत कूटकरण को परिभाषित किया गया है। कूटकरण को धारा 2 सब क्लास 4 में किया गया है। कूटकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कूटकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन जो है देखते हैं, व्यक्ति जो कूटकरण करता है कहा जाता है जो एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य कर दे, एक सादृश्यता के माध्यम से प्रवंचन करने का आशय रखता है, या यह जानते हुए कि इस तरह से प्रवंचना किया जाएगा। तो ये तो सही है। दूसरा देखेंगे ऑप्शन बी, जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य बनाता है और सादृश्यता ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है, यह माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न किया जाए कि वह व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य बना रहा है। इस सादृश्यता के माध्यम से प्रवंचना करने का आशय था, यह संभावना थी कि प्रवंचना किया जाएगा। ये भी ऑप्शन सही है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कूटकरण हूबहू हो, एक उसी तरह हो, ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त आंसर तीनों सही हो गया है। पद न्यायालय को परिभाषित किया गया है। न्यायालय को धारा 2 सब क्लास 5 में परिभाषित किया गया है। न्यायालय शब्द का अर्थ है, न्यायालय शब्द का अर्थ क्या है। न्यायाधीश जिसे अकेले न्यायिकता कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, बिल्कुल सही। न्यायाधीशों का निकाय जो एक निकाय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करने की सशक्त है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो गया। ऑप्शन सी सही है। बेईमानी क्या है। बेईमानी को एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और अन्य सदोष हानिकारित के आशय से कोई कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आप धारा 2 और 7 में है, सदोष बेईमानी को परिभाषित किया गया है। जो व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह कहा जाता है बेईमानी से। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मिला है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर है 9। शब्द बेईमानी से जैसा कि बीएनएस की धारा 2(7) में परिभाषित है, केवल एक व्यक्ति जो सदोष अभिलाभ पहुंचाने के आशय से कार्य करे, ये सही है। केवल किसी अन्य व्यक्ति
को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है। किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के आशय से या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कार्य करता है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ये बी ए नहीं होगा। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 क्वेश्चन था। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज को जो है धारा 2(8) में परिभाषित किया गया है। बीएनएस के अनुसार दस्तावेज का अर्थ किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित कोई भी विषय अभिप्रेत है। बीएनएस के अनुसार दस्तावेज का अर्थ किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित कोई भी विषय अभिप्रेत है। अंक अक्षर हो, अंक या चिन्ह हो, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक या अभिलेख, ये भी सही है। डिजिटल अभिलेख, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कपटपूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है। कपटपूर्वक शब्द को जो परिभाषित किया गया वो धारा 2(9) में है, सब क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। लिंग को परिभाषित किया गया है। लिंग को परिभाषित किया गया है धारा 2(10) में, यानी धारा 2 सब क्लास 10 में। बीएनएस के अंतर्गत उच्चारण ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ही का प्रयोग बीएनएस के अंतर्गत अब इंग्लिश ग्रामर के जगह पर इंग्लिश ग्रामर में तो ही को पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है, सी को महिलाओं के लिए। लेकिन ये बीएनएस यानी कि लॉ के अंदर ही जो है पुरुष को भी दर्शाया गया है, महिला को भी दर्शाया गया है और ट्रांसजेंडर को दर्शाया गया, इसलिए उपरोक्त सभी है। सद्भावना पूर्वक शब्द को बीएनएस में परिभाषित किया गया है धारा 2 सब क्लास 11 में। बीएनएस के अर्थ में सद्भावना पूर्वक का तात्पर्य है सम्यक सावधानी और सतर्कता से किया गया कार्य, वास्तविक विश्वास की किया गया कार्य जो विधि के विरुद्ध हो। इसका तीसरा ऑप्शन है जो इसमें कट गया है। तो ईमानदारी से किया गया कार्य, प्रामाणिक विश्वास के तहत किया गया कार्य। इसका राइट जो उत्तर होगा सम्यक सावधानी से और सतर्कता से किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हार्बर यानी कि संश्रय शब्द को बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी है धारा 2 सब क्लास 13 में। क्षति शब्द को बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। क्षति को शब्द को बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 2 सब क्लास 14 में। क्वेश्चन नंबर अब 19 देखेंगे। बीएनएस के तहत क्षति शब्द का अर्थ कोई अपहानि है। अवैध रूप से किसी व्यक्ति के शरीर और मन की अपहानि करना, गलत। किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को अवैध रूप से अर्जित करना, गलत। किसी व्यक्ति के शरीर हो, मन हो, ख्याति हो या संपत्ति को अवैध रूप से अपहरित कारित करना, ये ऑप्शन उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20। अवैध और वैध रूप से करने के लिए आबद्ध शब्द को परिभाषित किया गया है। अवैध हो या वैध रूप से करने के लिए आबद्ध शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 2 सब क्लास 15 में किया गया है। अवैध का अर्थ क्या है। प्रत्येक वह बात जो अपराध है, वे जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, वह जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है। तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी।
न्यायाधीश को बीएनएस में परिभाषित किया गया है धारा 2 सब क्लास 16 में। जीवन को बीएनएस में परिभाषित किया गया है, जीवन को यानी कि लाइफ को बीएनएस में परिभाषित किया गया है धारा 220 में किया गया है या फिर धारा 270 में किया गया है। या फिर इसका देखते हैं अगला पॉइंट है धारा 219 में किया गया है या फिर धारा 218 में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है धारा 217 में जीवन को 17 खतरा यानी कि लाइफ को 217 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुरुष को परिभाषित किया गया है, पुरुष को धारा 219 में यानी सब क्लास 19 में परिभाषित किया गया है। बीएनएस की धारा 219 के तहत पुरुष एक मानव पुरुष जो है एक मानव नर को दर्शाता है। यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है ये मानव नर है, मानव नर को दर्शाता है किसी भी आयु के लोग को। जरूरी नहीं है कि 16 वर्ष 18 वर्ष या 21 वर्ष को तो नर कहलाएगा, 5 वर्ष का भी हो तो नर है, 75 वर्ष का भी हो तो भी नर है। बीएनएस में महिला शब्द का अर्थ है किसी भी आयु की जो महिला है। बीएनएस की धारा 220 के तहत मास और वर्ष गणना इस प्रकार की जाती है हिजरी कैलेंडर से, पंचांग कैलेंडर से, ब्रिटिश कैलेंडर से, ग्रेगोरियन कैलेंडर से। बीएनएस के अंतर्गत जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है धारा 221 के। बीएनएस के तहत जंगम संपत्ति की परिभाषा में शामिल बीएनएस के तहत जंगम संपत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है भाई? शामिल नहीं है, बस इतना चल जाएगा। भूमि शामिल नहीं है, भूबद्ध शामिल चीज़ें नहीं है। भूबद्ध किसी भी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें हों तो इसमें से ये सभी है। वचन शब्द को बीएनएस में परिभाषित किया गया है धारा 220 में या धारा 222 में या धारा 221 में या धारा 223 में। तो इसका राइट आंसर है धारा 222 यानी कि धारा सब क्लास 22 में वचन को शब्द को बीएनएस में परिभाषित किया गया है। शपथ शब्द को बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 223 में। अपराध को निम्नलिखित के अंतर्गत परिभाषित किया गया है धारा 224 में। बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोप शब्द को परिभाषित करती है? धारा 225 में। बीएनएस की धारा जो है 226 के तहत व्यक्ति जो दर्शाता है केवल पुरुष इंसान को नहीं या केवल महिला इंसान को नहीं, ये केवल सरकारी कंपनियों को नहीं, कोई कंपनी एक एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल चाहे नियमित हो या नहीं। बीएनएस की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? लोक सेवक को धारा 228 में परिभाषित किया गया है। लोक सेवक शब्द ऐसे व्यक्ति का घोतक है जिसमें शामिल है सेना में कमीशन अधिकारी, प्रत्येक ये भी सही होता है, लोक सेवक होता है प्रत्येक न्यायाधीश जिसे कोई भी न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त है, ये भी सही। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, ये भी सही है। अब उपरोक्त डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बीएनएस की धारा 228 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, ये तो लोग है ही हैं। और प्रतिनिधि पर नियुक्ति सरकारी कर्मचारी, ये भी लोक सेवक हैं।
सरकारी कॉलेज के प्राचार्य ये लोक सेवक नहीं है। विश्वास करने का कारण को परिभाषित कीजिए। विश्वास करने के कारण को परिभाषित जो किया गया धारा 229 में किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द को बीएनएस में परिभाषित किया गया है धारा 231 में। जलयान शब्द को बीएनएस की किस धारा में परिभाषित किया गया है? जलयान शब्द को बीएनएस की धारा 232 में परिभाषित किया गया है। बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वेच्छा को वॉलेंट्री यानी स्वेच्छा को परिभाषित करता है? धारा 233 में। लोक शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 227 में परिभाषित किया गया है। बीएनएस की किस धारा में महिला को परिभाषित किया गया? बीएनएस की किस धारा में महिला को परिभाषित किया गया है? वो है धारा 235 में, सब क्लास यानी 35। इतना समझ लीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा जल्दी होता है इसलिए। विशेष विधि को बीएनएस की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 सब क्लास 30 में। बिल को परिभाषित किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। बिल को परिभाषित किया गया धारा 234 में। सदोष अभिलाप को बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित किया गया धारा 236 में। सदोष हानि को बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित किया गया है अब धारा 237 में। सदोष लाभ का जो अर्थ है वैध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना जिसका हकदार वह व्यक्ति नहीं है। गलत। विधि के विरुद्ध साधनों से संपत्ति प्राप्त करना जिसका हकदार वह व्यक्ति नहीं है, सदोष अभिलाभ होगा। विधि के विरुद्ध साधनों से संपत्ति हासिल करना जिसका हकदार व्यक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से कुछ अर्जन करता है जिसका वह विधिक रूप से हकदार नहीं है तो यह है सदोष अभिलाभ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आगे समान आशय के अंतर्गत देखेंगे, नए टॉपिक में समान आशय। अब धारा 3 में ये चलेगा, यहाँ से धारा 3 चलेगा, यहाँ से धारा 3 चलेगा। बीएनएस की कौन सी धारा या प्रावधान करती है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के समान आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह दायी होता है जैसे कि यह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया है। धारा 3 सब क्लास 5। बीएनएस की धारा 3 सब क्लास 5 क्या है? यह एक मौलिक अपराध सृजित करती है, यह साक्ष्य का एक नियम है, या ए और बी दोनों सही है? क्या है इसमें से? तो इसका ऑप्शन हो गया यह साक्ष्य का एक नियम है। बीएनएस की धारा 3 सब क्लास 5 के तहत भौतिक उपस्थिति आवश्यक है, जरूरी नहीं है। भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है लेकिन सभी मामलों में नहीं, ये सही है। भौतिक उपस्थिति का आवश्यक नहीं है, गलत। सामान्य ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, ये भी गलत है। तो सही मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है इन सभी में से। समान आशय का अर्थ है, सामान्य आशय का जो अर्थ है, समान आशय, एक समान आशय, सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय, ये है। जब कोई आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों के समान आशय को अग्रसित करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक उत्तरदायी होता है, मानो या उनमें से प्रत्येक द्वारा अकेले में किया गया है। ऑप्शन ए, केवल उस भाग के लिए जो प्रत्येक ने किया है, गलत। कार्य करने के लिए दुष्प्रेषण के, गलत। कृत्य करने का प्रयास के लिए, गलत। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। समान आशय का सिद्धांत तभी लागू होता है जब कम से कम 5 व्यक्ति शामिल है, कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हो, कम से कम 1 व्यक्ति शामिल, तो कम से कम 2 व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए।
सामान्य आशय के लिए कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बीएनएस की धारा 3 सब क्लास 5 गठित करती है। क्या गठित करती है? सामान्य आशय का साबित किया जाना है, लेकिन प्रत्यक्ष किया जाना है, लेकिन प्रत्यक्ष जो है कार्य साबित नहीं किया जाना है। दूसरा ऑप्शन, समान आशय और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को साबित करना होगा। तो ये दोनों, ये सही है, ऑप्शन बी। समान आशय को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य साबित करना होगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा बीएनएस की धारा 3 सब क्लास 5 आवश्यक तत्व तो नहीं है? धारा 3(5) के आवश्यक तत्व तो नहीं है, जो नहीं है। कई व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत किया जाना, सामान्य, ये तो होता ही है, लेकिन ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर देना है, तो यहाँ इसको मिटा देते हैं। फिर समान आशय के अग्रसर में कार्य, अपराध में शामिल लोगों के लिए मस्तिष्कों का मिलन, अपराध में शामिल लोगों का समान आशय। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बीएनएस की धारा 3 सब क्लास 5 का आवश्यक तत्व तो नहीं है? किसी समान उद्देश्य के अग्रसर के लिए किए जाना आवश्यक कार्य, मिलता जुलता है, एकदम सेम है। 10वां देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में लॉर्ड समनर ने कहा वे भी सम्मिलित होते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं? महबूब साहब बनाम एम्परर, इंदर सिंह बनाम एम्परर, बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर में किस मामले में न्यायालय ने माना है कि समान आशय का सृजन घटना स्थल पर भी हो सकता है? महबूब शाह बनाम एम्परर में। बीएनएस की धारा 3 सब क्लास 5 के तहत संयुक्त दायित्व के लिए अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा आशय या एक समान आशय या समान आशय या सामान्य आशय। निम्नलिखित में से किस मामले में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय और समान आशय के बीच अंतर किया है? बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, महबूब साहब बनाम एम्परर के में। बीएनएस की धारा 3(5) धारा 190 के बीच अंतर है। धारा 3(5) में कम से कम 5 व्यक्ति होने की चाहिए, जबकि 190 में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। धारा 190 में केवल साक्ष्य के नियम है, जबकि धारा 3(5) एक विशिष्ट अपराध सृजित करती है। ये भी गलत, ये भी गलत। धारा 3(5) के लिए कृत्य में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जबकि धारा 190 के लिए विधि विरुद्ध जमाव में केवल निष्क्रिय सदस्य की आवश्यकता है। ये उत्तर सही है। धारा 3(5) के लिए कृत्य में सक्रिय भागीदारी, एक तो क्या है, सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, और धारा 190 के लिए विधि के विरुद्ध जमाव में केवल निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन बीएनएस के तहत प्रतिनिधि आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है? निम्नलिखित में से बीएनएस के तहत प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है? धारा 3 सब क्लास 5, धारा 190, ऑप्शन यानी कि सी। बीएनएस की धारा 3(5) और 190 में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? धारा 3(5) अपने आप में कोई विशेष अपराध नहीं है, सृजित करती है। धारा 190 ऐसा करती है, गलत है। धारा 3(5) अपराध में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जबकि धारा 190 में इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी, इसका मतलब ये सब सही है, असत्य हमें ढूंढना है। धारा 3(5) समान आशय की बात करती है,
सामान्य आशय की बात कर, जबकि धारा 1 में समान उद्देश्य पर विचार करती है। ये भी तो ठीक है, लेकिन असत्य पूछना है तो उसके हिसाब से धारा 3(5) के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है समान आशय को साझा करती हो, जबकि धारा 190 कम से कम 2 व्यक्ति को समान आशय के लिए साझा करती हो। तो इसलिए उत्तर ये होगा ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ कि ये धारा 1 से लेकर 3 तक, धारा 1 से लेकर 3 तक जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। इसे 1-2 बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।